इंडिया WCL में सिर्फ बाइकआउट खेलने गई थी और ओवल टेस्ट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो पे इन चीज़ों पे बात होगी। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, जो लोग मुझे ज्ञान पेल रहे हैं ना और कमेंट्स में आके गालियां लिख रहे हैं, उनको मैं एक बात बड़े साफ साफ अंदाज में बता दूं कि जब इंडिया अच्छी क्रिकेट खेलता है मैं तारीफ करता हूं, मैं उस पर भी वीडियो बनाता हूं, और पाकिस्तानी गाली दे रहे होते हैं तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं क्रिकेट पे बात कर रहा होता हूं। तो जब मैं गौतम गंभीर के बिहेवियर पे बात कर रहा हूं और आप नीचे आके बकवास लिखोगे तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की सही और गलत की, मैंने किसी पार्टी की साइड नहीं ली थी, मैंने आपसे बिहेवियर और बदतमीजी की बात की थी। अगर वो आपको समझ में नहीं आ रही तो देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विथ यू, इसमें मेरा कसूर नहीं है। क्योंकि मैंने सिंपल बात की थी कि बात करने का एक तरीका होता है। आप ग्राउंड्समैन को कह रहे हैं कि आप ग्राउंड्समैन है, ग्राउंड्समैन ही रहिए, यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन। ये पता नहीं कहां से सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि पैसा आ गया, पावर आ गया तो सब कुछ भूल गए। बात करने की तमीज होती है। ये मैंने इतनी सी बात कही थी जिस पे आप लोग मुझे बता रहे हैं कि आपको पता नहीं है, तो आप बात, मुझे सब पता है भाई। और मैंने उसको ही ग्राउंड्समैन की कोई साइड नहीं ली थी, मैंने सिर्फ इतना कहा था। इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। अगर मैं कहीं गाड़ी पार्क करने जाऊँ, वहाँ पहले गाड़ी लगी हुई हो और वो मेरे सामने हट रही है और मैं उस पार्किंग में जा रहा हूँ और पार्किंग अटेंडेंट मुझे गाड़ी ना लगाने दे, तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा तुम पार्किंग अटेंडेंट हो, तुम्हारी औकात क्या है। मैं उसको बोलूँगा कि भाई उसको तो लगाने दी थी, मुझको क्यों नहीं लगाने दे रहे। ये सिर्फ तमीज़ की बात होती है। समझ में आए तो अच्छा है, नहीं तो लुड्डी पाओ। मूविंग ऑन, जो WCL में इंडिया का तरीका रहा वो सारी दुनिया में किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ आने से पहले तो आपको पता था कि आपको किस टीम से खेलना है, कितने मैचेस हो सकते हैं, कौन कौन से प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ आके सबको अचानक से हीरो बनने का शौक क्या हुआ कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे, वो प्लेयर होगा तो नहीं खेलेंगे, वो प्लेयर होगा तो नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करेंगे। चलो कर लिया। उसके बाद सेमीफाइनल में आप पहुंचे तो आपने फिर वही ड्रामा लगाया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। तो आए क्यों थे भाई, आए क्यों थे यहाँ। सभी को पता है कि इस तरह के इवेंट में इंडिया पाकिस्तान के मैच की इंपॉर्टेंस होती है। आपने तो ऑर्गेनाइजर्स और सबका, सारे पब्लिक का मजा खराब किया। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऑर्गेनाइजर्स भी इंडियन है, तो भाई ऑर्गेनाइजर इंडियन है तभी तो आपको फॉरफिट किए हुए मैच का 1 पॉइंट मिला। आप तो सेमीफाइनल जाना डिजर्व ही नहीं करते थे, एक मैच जीते हैं। मुझे तो हैरत हो रही है, स्क्रीन पे आपके आएगा जो प्रेस रिलीज आई है ना खेलने की, उस पर लिखा है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डाल लें, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, एक मैच जीते हैं। वो अगर 1 पॉइंट पाकिस्तान वाले मैच का ना होता तो आप सेमीफाइनल में पहुंचते कैसे। वो भी आपको इस वजह से मिला है कि ऑर्गेनाइजर्स इंडियन है और वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो पावर का तो आपने अच्छे से इस्तेमाल किया, थोड़ी सी अकल भी लगा लेनी चाहिए थी। यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था कि खेलना है कि नहीं खेलना है। मुझे एक और चीज समझ में नहीं आ रही, अब इस सारे सिनेरियो का एशिया कप पे क्या असर पड़ेगा। अब इसी स्टांस पे रहना है और जब तक हालात ठीक नहीं होते पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेले, क्योंकि फिर तो मजाक लगेगा ना कि आप प्राइस टैग देख के फैसला करते हैं पेट्रियोटिक कितना रहना और कितना नहीं रहना। अब ये है तो फिर ऐसे ही है। हम तो हर जगह खेलने को तैयार है, हम तो कहते हैं आओ खेलो, जहां दिल चाहे जहां बोलो वहां खेलते हैं। नहीं खेलना फैसला कर ले तो फिर सब जगह ना खेले। पहले भी ये मजाक था, दुनिया हंसती है, बायोलैटरल नहीं खेलेंगे, ICC का इवेंट खेलेंगे। तो भाई क्यों वहाँ आपने वो बेचारे दिलजीत दोसांझ की पिक्चर नहीं लगाई, उसकी मूवी इंडिया में नहीं रिलीज हुई क्योंकि एक एक्ट्रेस पाकिस्तानी है। तो भाई ये पूरी की पूरी टीम के साथ खेलने को BCCI कैसे मान गया, क्योंकि नोट है यहाँ पे। तो मना कर देना, फिर नहीं खेले, एक फैसला कर ले कि हम नहीं खेलेंगे आइंदा कभी भी, तो बात ही खत्म हो जाएगी। खैर, क्रिकेट में मैं बात करता हूँ, वो मैं करूँगा, जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना अनफॉलो करे, अनसब्सक्राइब करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं, आज तो सबको पता भी चल जाता है आजकल देख के, मैं ये कोई पैसों के लिए नहीं करता, मुझे एंगेजमेंट के लिए करना होता है। मुझे एक शौक है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आके बताऊं और जो मुझे देखना चाहते हैं वो मुझे सुने, जो नहीं देखना चाहते वो ना सुने। खैर नहीं आओ, तो ओवल टेस्ट की बात कर लेते हैं, जहाँ इंडिया के पास सीरीज बराबर करने का बड़ा ही शानदार मौका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो इंडियन टीम इस पूरी सीरीज में बहुत अच्छा खेली है, हारना डिजर्व नहीं करती। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो मैनचेस्टर में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उससे मोराल बहुत आए होगा, और अब जो मैच विनर, टॉप लीडिंग विकेट टेकर ऑफ दिस सीरीज, बेन स्टोक्स, वो अवेलेबल नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से
बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एक्चुअली इंग्लैंड ने अपनी रिवायत को कायम रखा और टीम पहले से अनाउंस कर दी। कुछ सरप्राइजेज हैं उसमें। पहला तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बेन स्टोक्स इंजर्ड है, तो वो ओवल टेस्ट में इंग्लैंड के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। मैनचेस्टर में जो पेस अटैक खिलाया था इंग्लैंड ने, उसमें से सिर्फ एक ही बॉलर खेल रहा है। ना जोफ्रा आर्चर है ना ब्राइडन कार्स हैं, दोनों ड्रॉप हैं। शोएब बशीर की जगह लियम डॉसन को खिलाया था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो भी ड्रॉप है। जेकब बैथल टीम में शामिल हुए हैं। दिसंबर 2024 में आखिरी बार बैथल खेले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद उनको ये प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। गस एटकिंसन की वापसी हो रही है, मुझे बहुत एक्साइटिंग लगते हैं वो। इंजरी के बाद वो वापस आ रहे हैं, कैसा खेलते हैं ये तो कल पता चलेगा। और वैसे तो इंडिया 2-1 डाउन है, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर टॉप 5 बैटर देखें तो ऊपर के 4 इंडियन हैं। कप्तान शुभमन गिल के 722 हैं, केएल राहुल के 511 रन हैं, पंत तीसरे नंबर पर हैं विद 479 रन, जडेजा के 454, पाँचवें नंबर पर जाकर जेमी स्मिथ आ रहे हैं जिनके 424 रन हैं। और अगर बॉलिंग में देखा जाए तो टॉप विकेट टेकर तो बेन स्टोक्स हैं जो कल के मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन 17 विकेट्स हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर बुमराह हैं जिन्होंने 3 मैचेस में 14 शिकार किए हैं, तो दैट इज़ जस्ट टू गुड। लेकिन बुमराह के लिए जो है वो एक स्टैट उनके अगेंस्ट जाता है कि जब वो खेलते हैं उनकी खुद की परफॉर्मेंस तो शानदार होती है, लेकिन इंडियन टीम जीत नहीं पा रही है। तीसरे नंबर पर सिराज हैं, चौथे नंबर पर आकाशदीप हैं। तो अगेन वही वाली बात है कि रिजल्ट्स तो इंडिया के फेवर में नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंसेज उनकी बड़ी शानदार रही है। क्या प्रॉबेबल 11 हो सकती है इंडिया की, वो मैं आपको बता देता हूँ। जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, पंत अवेलेबल नहीं है जो कि एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन जुरेल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, वो उनकी जगह खेल रहे हैं। जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा, ये प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से हो सकती है। ऑब्वियसली इंडिया ने तो अभी अनाउंस नहीं की है। स्टैट्स की बात करें तो 14 टेस्ट मैचेस दोनों टीमों के इस मैदान में हुए हैं। इंग्लैंड 5 जीता है, इंडिया 2 जीता है, 7 ड्रॉ हुए हैं, लेकिन ये इंडिया के फेवर में जाता है। जब आखिरी बार ये दोनों टीमें यहाँ मिली थी, दोनों टीमें टकराई थी, तो वो मैच इंडिया जीता था। तो ये है ओवरऑल सिनेरियो। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।